अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फ़ारूक। इमरान खान के बाद बुशरा बेगम की गिरफ्तारी का इम्कान है। अगर अगले चंद रोज़ में बुशरा बेगम गिरफ्तार होती हैं तो इमरान खान क्या करेंगे? उनकी नफ्सियात पर क्या असर पड़ेगा? क्या बुशरा बेगम इमरान खान की कमज़ोरी साबित होंगी? वो सरेंडर कर देंगे, हार मान जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे या फिर डटे रहेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। इस टॉपिक पर आज आपसे बात करनी है। आपने देखा होगा कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो दो तरह का हमें माहौल नज़र आ रहा है। एक तरफ नून लीग है, वो अपने जलसे कर रही है। नून लीग इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रही है, नए नए इत्तेहादी बना रही है, एमक्यूएम उनके साथ मिल रही है, बाप पार्टी उनके साथ मिल रही है, दीगर जमातें उनके साथ मिल रही हैं, वो मंशूर कमेटियां बना रही हैं, वो अपना मंशूर बना रही हैं, इलेक्शन की भरपूर तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसके गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया गया है, फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हुए हैं, आमिर डोगर गिरफ़्तार हुए हैं, अली नवाज़ अवान के बारे में भी और आमिर डोगर के बारे में मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि वो भी गिरफ़्तार हुए हैं और दीगर लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं। असद उमर ने पार्टी छोड़ दी है और जो पीटीआई के जो लोग हैं जो इस वक्त बाहर हैं, जो जेलों के अंदर नहीं हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो माहौल है वो इलेक्शन के लिए पीटीआई के लिए बनता नज़र नहीं आ रहा। अब ख्याल किया जा रहा है, आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। आज मोहतरमा जो बुशरा बेगम है वो भी आज नैब के अंदर पेश हुई, तो उनसे भी बहुत सारे सवालात किए गए। उसके बाद जो सवालात की नोयत है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनसे पहला सवाल हुआ कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और क्या आपने इस्लामी जो तालीम है वो भी हासिल की है? अलकादर ट्रस्ट बनाने का आपका मकसद क्या था? क्या ट्रस्टी होने के साथ बतौर उस्ताद भी आप ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी? बतौर ट्रस्टी या उस्ताद के तौर पर आप किसी किस्म की तनख्वाह या मरात भी ले रही थी? अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या ज़िम्मेदारियां अदा करती हैं? ये उनसे छठा सवाल था। सातवां सवाल ये पूछा कि इस ट्रस्ट को बनाने के लिए प्रॉपर्टी टाइकॉन और निजी हाउसिंग सोसाइटी का क्या किरदार था और क्या आपने पहले इनसे रब्ता किया या उन्होंने ख़ुद ट्रस्ट बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया? आठवां सवाल बड़ा अहम था। फ़रज शहज़ादी फ़रा गोगी का बात हो रही है, को आप कैसे जानती हैं? क्या आप उनके माली मामलात का और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? क्या आपको इल्म है कि फ़रा गोगी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल ज़मीन हासिल की? नैब ने जो दीगर सवाल किए वो ट्रांजेक्शन्स के हवाले से। तो ये अब सूरत हाल ये है कि अब बहुत तेज़ी आ चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर और ऐसे लग रहा है कि जैसे बुशरा बेगम जिस तरह से हालात जा रहे हैं और आइंदा समात के अंदर अगर बुशरा बेगम को हाई कोर्ट ने ज़मानत ना दी तो ऐन मुमकिन है कि उनको बिठा लिया जाए, ऐन मुमकिन है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके बहुत ज़्यादा एविडेंस पहले, चूँकि इसी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बुशरा बेगम जो है ना बतौर गवाह पेश होती थी। इमरान खान साहब जो है ना इसके अंदर मुलज़म थे, दीगर लोग मुलज़म थे, मगर अब जो है वो बतौर मुलज़मा पेश होती हैं। अब वो उनका स्टेटस चेंज हो गया, अब वो मुलज़मा है और ऐन मुमकिन है क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनकी गिरफ़्तारी हो जाए और उसके बाद रेफरेंस दायर हो और फिर देखें वो रेफरेंस का क्या जो आता है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो उनके ऊपर चीज़ें साबित होती हैं या नहीं साबित होती। तो ये तो ज़ाहिर है एहतसाब अदालत ने फ़ैसला करना है, मगर देखना है जब वो रेफरेंस सामने आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। इस तरह से उस वक्त की इमरान खान साहब की काबीना थी, उसने जिस तरह से एक प्रॉपर्टी टाइकॉन को जो पैसे थे उसके एडजस्टमेंट के हवाले से जिस तरह से उस काबीना ने फ़ैसला किया, बंद लिफाफे के अंदर फ़ैसला किया और बाहर की भी बाज़ चीज़ें थी और उसके अंदर जो उस प्रॉपर्टी जो है वो बेची गई बरतानिया के अंदर, उसके पैसे आए, ये सारी चीज़ें अब खुलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसे कैसे चले गए, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आम नहीं रहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया गया, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा, आवाम को क्लियर नहीं कर रहा, कोई कोई बात कर रहा है, कोई कोई कर रहा है। ये चीज़ों को मनतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए ताकि ये इबहम दूर हो सके। तो अगर बुशरा बेगम का उसके अंदर कोई किरदार है तो वो उसको भी देखना चाहिए, इमरान खान साहब का किरदार है उसको भी देखना चाहिए, प्रॉपर्टी टाइकॉन का कोई किरदार है उसको भी देखना चाहिए और दीगर जो लोग भी इसके अंदर जिन्होंने मुआवनत की है उनको भी देखना चाहिए। और सुना में आ रहा है कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी और इस तरह से ये सिचुएशन चल रही है। और जो फ़रा गोगी के मामला है उनके नाम उसी प्रॉपर्टी टाइकॉन ने 240 कनाल ज़मीन लगवाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट की ज़मीन लगाई है और उसके बारे में जो तहकीकात हो रही हैं उससे भी पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इसका जवाब इमरान खान साहब को भी देना चाहिए। वो पंजाब के अंदर इतनी ताकतवर कैसे हो गई थी, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के अंदर उनके नाम कैसे लिए जा रहे हैं और उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था।
عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی جو بنی گالا کے سابق سیکورٹی انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو پہلی ملاقات کے لیے فراگوگی لے کے آئی تھی، احسن جمیل گجر لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہی لگوایا تھا، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی گئی، اور ان کے بعد جتنی ان کی پراپرٹی بڑھی ہے، ان کے پیسے بڑھے ہیں، ان کی ورتھ بڑھی ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 420% اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا ہے فراگوگی صاحبہ کے۔ یہ اثاثے فراگوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جن کے جب کہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصے داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ فراگوگی نے جو عمران خان صاحب نے 2018 کے اندر جو ایمنسٹی اسکیم دی تھی، اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ 489 ملین روپے جو ہے نا انہوں نے کالا دھن جو ہے نا وہ ریگولیٹ کرایا تھا، اور 426 ملین روپے 2018 سے 2022 تک فراگوگی کے ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئے ہیں۔ اور فراگوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے جو پارٹنرز تھے ملک بھر کے اندر 102 اکاؤنٹس دیکھے گئے ہیں، جن کے اندر کل ملکیت جو ہے نا 14.5 ارب روپے ہے۔ تو یہ بڑی عجیب غریب ہے۔ اور جو فراگوگی نے 19 جولائی 2021 کو پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کرائی۔ یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ مین کے طور پہ آئی ہے۔ اب دیکھیں اس کے ثابت ہوتی ہے یہ نئی چیزیں، مگر یہ اس طرح کی جو بیانیہ بنانے کی دوڑ ہے نا، اس سے نکل کے اب ہمیں عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے، بام دور ہونے چاہیے۔ دوسرا، بشرا بیگم جو سائفر کے اوپر جو بیانیہ بنایا تھا، جو غداری کا بیانیہ بنایا تھا اور دیگر معاملات تھے، اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر بشرا بیگم کا ویژن تھا، سوچ تھی، اور اسی کے بعد یہ ساری جو ہے نا ایک ریلا چلا اور ہوا چلی، اور جس طرح ملک بھر کے اندر غداری کے نعرے لگائے گئے اور پتہ نہیں کس کس کے اوپر الزامات لگے، ان کے پیچھے بھی یہ تھا مبینہ طور پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف بھی چیزیں تیز ہوتے جا رہی ہیں۔ ممکن ہے عدالت سے جو ہے نا سائفر کیس کے اندر ان کی ضمانت ہو جائے، تو اس کا بندوبست یہ ہو گیا ہے کہ اب کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے، جیل ٹرائل کی اپروول دے دی ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے وہ جیل ٹرائل والے کیس کے اندر بھی کوئی شاید فیصلہ آ جاتا، مگر اس کے اوپر جیل ٹرائل کی منظوری ہوتی ہے، ضمانت ہونے کے بھی چانسز موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اب انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی ہے، ممکن آگے چل کے توشہ خانہ میں بھی ڈال دیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ان کی پہلے گرفتاری ڈلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ یہ شکنجہ مزید کستا جا رہا ہے، حالات مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آتے کسی صورت نظر نہیں آ رہے، مگر اگر بشرا بیگم صاحبہ کی گرفتاری ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ٹوٹیں گے، یہ ان کی کوئی کمزوری ثابت ہوگی، کیونکہ رشتوں کے معاملے میں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی اپنی سوچ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بچے باہر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان سے کتنی بات کرتے ہیں۔ تو رشتوں کے معاملے میں خان صاحب تھوڑے سے نا ڈیفرنٹ مزاج کے ہیں، وہ باقی عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گرفتاری ہوگی، اور اگر یہ گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد خان صاحب سرنڈر کر دیں گے، وہ بیرون ملک چلے جائیں گے، بشرا بیگم ان کی کمزوری ثابت ہوں گی۔ یہ اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے گا، جیسے نواز شریف صاحب اندر گئے تھے تو مریم نواز صاحبہ بھی اندر چلی گئی تھی، تو وہ بالکل ہی کچھ اسی طرح کی سچویشن مجھے بنتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔